Hello student, good morning. So we have only one topic remain in our second unit, which is linear and angular measurement. We have already discussed, we were discussing about angular measurement, in which we have discussed different type of instrument or like sine bar and collimator and other instrument. We have only one topic remain in particularly angular measurement, which is your angle decker. So now we will see working and the concept of angle decker, how the angle decker works in measurement of angles and other mechanical terms. So let's move to angle decker. देखिए जो हमारे पास एंगल डेकर होता है, ये बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल होता है वो आपका ऑटोकोलिमेटर प्रिंसिपल पे ही कार्य करता है। ऑटोकोलिमेटर का प्रिंसिपल क्या था कि जो हमारा ऑटोकोलिमेटर होता था उसमें क्या करते थे कि हम लाइट को इंसिडेंट कराते थे, और लाइट को इंसिडेंट कराने के बाद क्या होता था, जब भी कोई एंगुलर जो हमारा वर्कपीस होता था या रिफ्लेक्टर होता था उसमें कोई एंगुलर पोजीशन में चेंज उसके आता था, तो लाइट क्या होती थी, जो कंसंट्रेट होती थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पोजीशन को वो अपने बदल देती थी, चेंज कर देती थी। यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा एंगल डेकर में भी इस्तेमाल करते हैं, बट जो यहाँ पे मेजरमेंट का तरीका होता है, जो स्केल्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे स्केल्स आपको अलग मिलेंगी, सेम जैसे कि आपको ऑटो कॉलिमेटर में मिलता था उस तरीके से हम मेजरमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो आपका एंगल डेकर होता है वो एक प्रकार से एक प्रकार का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका एक टाइप होता है। बात करते हैं इसमें, अगर एंगल डेकर की बात करें तो इसमें एक स्मॉल स्केल होती है, स्मॉल लाइट स्केल होती है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि आपका कॉलीमेटिंग जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके फोकल प्लेन में ये जो लाइट स्केल होती है लाई करती है। जनरली अगर आप जनरल कंडीशंस में देखेंगे तो ये जो आपकी लाइटिंग स्केल होगी वो माइक्रोस्कोप के व्यू से जनरल कंडीशंस में, सामान्य स्थिति में आपके माइक्रोस्कोप का व्यू होता है उससे बाहर रहती है। अब अगर बात करते हैं वैसे क्या होता है, जो आपका फोकल प्लेन होता है कॉलीमेटिंग लेंस का, उसके उस फोकल प्लेन में जो आपकी इल्यूमिनेटिंग स्केल पाई जाती है। पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिटेल कि आपका जो एंगल डेकर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे स्थित होते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। चलिए, देखिए जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपके एंगल डेकर के, वो यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई पड़ रहे होंगे। एक हमारे पास क्या होता है, एक लाइट फोर्स होता है या लैंप जिसको आप बोलते हो, ये आपका यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो लाइट फोर्स से क्या होता है, हमारी लाइट एक निकलती है, एक क्या नाम है, रे निकलती है जो कि प्रिज्म पे पहुंचती है, निकलती है, ठीक है। उसके लाइट फोर्स के बाद हमारे क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये हमारा एक प्रिज्म होता है जहाँ से लाइट टकरा के
उसके बाद नीचे की तरफ जाती है। प्रिज्म के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये आपको एक साथ ये पूरा एक प्लेट दिख रही होगी। ये एक तरीके से क्या होता है आपकी ये प्लेट दो पार्ट में डिवाइड होती है ना। नीचे एक ग्लास ग्लास प्लेट होती है जिसपे स्केल लगी रहती है। तो ये जो इल्यूमिनेटिंग स्केल होता है ये जस्ट प्रिज्म के नीचे की साइड में होता है, और जो आपकी ग्लास प्लेट है उसके ऊपर ये लगी रहती है। साथ ही इसके बगल में एक डेटम स्केल होती है, ठीक है, जो कि आपकी ग्लास प्लेट पे वो भी लगी रहती है। ये आपकी ग्लास स्क्रीन होती है। यहाँ से रे निकलती हैं और नीचे आती हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका कॉलीमेटिंग लेंस होता है, ठीक है। कॉलीमेटिंग लेंस क्या करता है कि इस लाइट को वर्कपीस के पैरेलल कर देता है। अब यहाँ से निकलने के बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है या आपकी वर्कपीस होती है, यहाँ पे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जो है कॉलीमेटिंग लेंस के थ्रू ये 90 डिग्री पे जो आपकी स्केल होती है उस पर अराइव करती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आईपीस होता है। आईपीस के ऊपर जो है माइक्रोस्कोप लगा होता है, जहाँ से हम जो है ये रीडिंग ले पाते हैं कि हमारा जो आपका रिफ्लेक्टर है उसकी करंट में पोजीशन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल में हमने देखा कि मेन क्या क्या एंगल डेकर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब आइए वर्किंग की बात करें तो पहले देखिए, अगर बात करते हैं यूज की, जनरली कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए किसी भी एंगल का जो कंपोनेंट होता है उसके किसी भी कंपोनेंट का एंगल जो होता है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वी ब्लॉक को चेक करने के लिए किया जाता है कि उसका एंगल सही प्रकार से जो ब्लॉक है हमारा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसका जो रिक्वायर्ड एंगल था वो मेंटेन है या नहीं है। इसके अलावा बात करें तो कोन या टेपर एंगल को हम मेजर करने के लिए भी कोन एंगल या टेपर एंगल को मेजर करने के लिए हम कॉलीमेटिंग लेंस का एंगल ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करते हैं एंगल ब्रेकर की वर्किंग की, देखिए क्या होता है कि आपका जो लाइट है, लाइट फोर्स, वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, और लाइट क्या होता है ये आपकी प्रिज्म से पास होती हुई नीचे आती है। नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे एक इल्यूमिनेटिंग स्केल होता है। अब ये जो इल्यूमिनेटिंग स्केल होता है ये एक पैरेलल बीम के तरीके जो है प्रोजेक्ट होता है। कॉलीमेटिंग जो आपका कॉलीमेटिंग लेंस होता है वो क्या करता है कि उस पर एक पैरेलल बीम के तरीके, पैरेलल बीम मतलब कि इस तरीके से वर्टिकल स्केल के रूप में, ठीक है, ये इस पे प्रोजेक्ट होता है। फिर क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक करने के बाद ये दोबारा से क्या नाम है रिफोकस्ड होता है फील्ड व्यू ऑफ जो आपका आईपीस होता है। मतलब कि यहाँ पे एक बार ये पैरेलल बीम के रूप में जो है यहाँ पे आपका कॉलीमेटिंग लेंस पे रिप्रेजेंट हुआ या आप यूँ कह लीजिए कि प्रोजेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ से क्या करेगा जो आपका रिफ्लेक्टर है या वर्कपीस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो आपका कॉलीमेटिंग लेंस होता है उसके फील्ड व्यू में आई पीस के थ्रू जो है हम उसको देख पाएंगे, मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, इसको हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक डेटम स्केल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो आपका ग्लास स्क्रीन होती है उस पर एक डेटम स्केल होता है। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो डेटम स्केल पे जो है आपका 90 एंगल पे, या यूं कह लीजिए कि राइट एंगल पे जो है स्ट्राइक करती है। अब इस तरीके से क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्या नाम है हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट या वर्कपीस रखा होता है उसका हम एंगुलर पोजीशन
आसानी से मेजर कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो ये आपका इल्यूमिनेटिंग स्केल है, ये एज अ पैरेलल बीम आपका प्रोजेक्ट होता है लेंस पे। अब यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से जो कॉलीमेटिंग लेंस होता है वो क्या करता है कि इसको फोकस करता है आपके डेटम स्केल पे। तो डेटम स्केल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और ये पैरेलल बीम के वजह से जो आपकी इल्यूमिनेटिंग स्केल है ये वर्टिकल होती है। तो कुल मिला के जब आईपीएस का जो फील्ड व्यू होता है उसमें हमें एक क्रॉस, जो डेटम स्केल है जो वर्टिकल स्केल है, दोनों का एक क्रॉस पॉइंट मिलता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। उस इंटरसेक्शन पॉइंट के का जो वेरिएशन आता है वही हमारा जो है एंगुलर वेरिएशन के रूप में रीड करते हैं और मानते हैं। देखिए आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्केल्स पे हम रेडी लेते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका रहा, यहाँ से लैंप है, लैंप से ये रे निकली और प्रिज्म पे स्ट्राइक करी। प्रिज्म क्या करेगा, इसको स्ट्रेट डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपकी इल्यूमिनेटिंग स्केल है स्क्रीन ग्लास पे, ये इल्यूमिनेटिंग स्केल एज अ पैरेलल बीम जो है लेंस पे प्रोजेक्ट होगी। अब यहाँ से क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद ये कॉलीमेटिंग लेंस से फिर से जो है आपका ग्लास स्क्रीन होगी जिसको डेटम स्केल बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। उसके बाद देखिए ये रहा आपका इल्यूमिनेटिंग स्केल जो कि आपके ग्लास स्क्रीन पे इनग्रेव्ड रहती है, ठीक है। और ये रहा आपका फिक्स्ड स्केल जो कि आपका लेंस होता है उसके फील्ड व्यू में रहती है, ठीक है। तो जब भी हम पोजीशन की बात करेंगे तो ये हमें जो आई पीस पे हमें पोजीशन दिखेगी, ये वाली पोजीशन दिखेगी, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का तो इस तरीके से जो आपकी रिफ्लेक्टेड इमेज होगी इल्यूमिनेटिंग स्केल की, वो आपको यहाँ पे डेटम स्केल पे मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू मिलेगा आई पीस पे, वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी फिक्स स्केल है और आपकी इल्यूमिनेटिंग स्केल है वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे जो है कट कर रही होंगी। इस तरीके से मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ से आपका रे होता है वो क्या नाम है, परपेंडिकुलर होता है इस जो आपकी डेटम स्केल होती है उसके। तो इस तरीके से हमें ये व्यू मिलेगा। और जो क्या नाम है वर्कपीस की एंगुलर पोजीशन अगर चेंज होती है तो ये जो पोजीशन है आपकी वर्टिकल पोजीशन हॉरिजॉन्टल स्केल पे जो आपकी इल्यूमिनेटिंग स्केल है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पोजीशन कितनी चेंज हो रही है उसको रीड करेंगे तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना एंगल यहाँ पे टिल्ट हुआ है वर्कपीस, वो हमें पता लग जाएगा। अब जनरली जो सॉरी जो आपकी स्केल होती है हॉरिजॉन्टल स्केल या आप कह लीजिए कि डेटम स्केल, वो हमारी 1 मिनट के बराबर जो है कैलिब्रेट रहती है। मतलब कि उसकी जो पोजीशन है अगर एक खाने बढ़ी तो वो 1 मिनट का चेंज देगी। इस प्रकार से जो एंगुलर पोजीशन आपके रिफ्लेक्टर की होती है इन टू प्लेन्स मतलब कि आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल्स पे, वो आपको जो है चेंज इन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो चेंज इन एंगल आपका शो करेगा। अब बात करते हैं एंगल डेकर के यूज की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल मेजर करने के साथ साथ वी ब्लॉक का जो क्या नाम है स्लोप होता है उसको चेक करने के लिए, और साथ ही साथ
टेपर एंगल या कोन एंगल को मेजर करने के लिए हमारा एंगल डेकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल ऑफ अ कंपोनेंट, पहला तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंगल डेकर होता है वो जनरली जो हम एप्लीकेशन करते हैं, देखिए अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम वर्कपीस को नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्कपीस के तरीके ही जो आपका एक एंगल गेज होता है, एंगल गेज को लगभग सेम वर्कपीस के तरीके ही स्लोप लिए हुए एंगल गेज को हम इसमें प्लेस करते हैं। अब प्लेस करके क्या करते हैं, जब मान लीजिए सेम वर्कपीस के तरीके आपने किसी एंगल गेज को या उसको प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ से जो आपकी स्ट्रेट ये इल्यूमिनेटिंग लेंस होता है वो क्या करता है, उसकी पोजीशंस को हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि जो हमारी रीडिंग है, मतलब कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका डेटम स्केल का और इल्यूमिनेटिंग स्केल का, उसको हम 0 0 पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको हम 0 पोजीशन पे पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस जो आपका एंगल गेज था उसको आप हटा देंगे। हटाने के बाद एक फ्लैट नीचे रखेंगे। फ्लैट इसलिए रखेंगे कि कहीं कुछ रिपोजिशन तो नहीं हुआ हमारे जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो हमने 0 एंगल सेट किया था उसमें कहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ। तो जब फ्लैट पे रख के और यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो अगर सेम रीडिंग आती है दैट मीन्स कि पोजीशन 0 आता है, तो हमारा यानी कि जो सेटअप है वो कम्प्लीटली करेक्ट है और अब हम जो है वर्कपीस को रख के और एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम जो हमारी ओरिजिनल वर्कपीस होती है उसको प्लेस करते हैं। तो ओरिजिनल वर्कपीस को जब प्लेस करेंगे तो जो भी आपका इल्यूमिनेटिंग स्केल होगी, डेटम स्केल पे कितनी मूव करेगी वो आपके एंगुलर पोजीशन को बताएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे पहले आपने रीडिंग लिया 0 0 था, ठीक है, 0 0 था। अभी हमारी जो इल्यूमिनेटिंग स्केल है वो 20 पे मूव कर गई। तो यानी कि जो हम पहले रीडिंग लिए थे, जो करंट में रीडिंग ले रहे हैं, जो हमारे ओरिजिनल क्या नाम है ऑब्जेक्ट की रीडिंग है, माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो यानी कि ये जो 20 मिनट आएगा ये हमारा एंगुलर चेंज हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन था या एंगल है वो 20 मिनट जो है वो चेंज होके 20 मिनट हमें मिल रहा है। मतलब कि जो रिफरेंस ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो करंट ऑब्जेक्ट है वो 20 मिनट एंगल पे है, जो उसकी सरफेस है वो 20 मिनट का एंगल बना रही है। अब बात करते हैं यूज ऑफ एंगल डेकर में एंगल को किस तरीके से जो है वो मेजर किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो हमें जो एप्लीकेशंस इसके मिलते हैं, एक तो एंगल मेजरमेंट हो गया, उसके अलावा अलाइनमेंट, प्रिसाइज अलाइनमेंट, मतलब कि बहुत ही क्लोज अलाइनमेंट अगर हमें करना होता है तो फिर चेक करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए एंगल डेकर का डायरेक्ट इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। जनरली जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो रीडिंग लेते हैं जैसे कि आपका साइन बार हो गया या अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो उनकी रीडिंग को हम वेरीफाई करने के लिए भी एज अ स्टैंडर्ड एंगल डेकर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड जो आपका एंगल होता है उसके वेरिफिकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो प्रिसाइज अलाइनमेंट हो गया, उसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ एंगल स्टैंडर्ड, वो भी हम इस एंगल डेकर के द्वारा करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एंगुलर मूवमेंट अमंग अदर्स, मतलब कि अगर कोई हमारा कंपोनेंट है तो कितना एंगुलर मूवमेंट अगर उसमें कुछ हुआ है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए भी इस एंगल डेकर का इस्तेमाल
जो है एप्लीकेशन वाइडली करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंगल डेकर हमारा स्मॉल वेरिएशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी चेंज है एंगल में तो उसको मेजर करने के लिए एंगल डेकर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी एंगुलर टिल्ट आ गया है, मतलब डिफ्लेक्ट हो गया है, तो उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें, अगर हम एंगल डेकर को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज अ प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना यूज होके इसके साथ साथ हम एंगल गेज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? जो कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि एंगल गेज से पहले हम क्या करते हैं, 0 0 पे रीडिंग सेटअप कर लेते हैं। मतलब कि जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका एंगल अगर आपको मेजर करना है तो नियरेस्ट एंगल, उसके आसपास के एंगल पे आप क्या करेंगे, एंगल गेज को ले लेंगे। अब एंगल गेज को उस ऑब्जेक्ट को, जो आपका एंगल गेज होगा, उसको प्लेस करेंगे और जो इसकी रीडिंग है डेकर की इल्यूमिनेटिंग स्केल पे, वो 0 कर लेंगे। मतलब 0 पोजीशन पे कर लेंगे इल्यूमिनेटिंग स्केल पे। उसके बाद फिर इसको हटा के और फ्लैट को एक कोई भी जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको हम प्लेस करते हैं। उसके पहले हम स्ट्रेट एज रखते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हमारा 0 पोजीशन मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें मेजर करना होता है उसको प्लेस करते हैं। इस तरीके से हम एंगल को, जो टिल्ट होता है, उसको मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा जो वी ब्लॉक का स्लोप होता है उसको मेजर करने के लिए भी हम एंगल डेकर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम पहले जो आपकी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर या जो आपके स्लिप गेज होता है उसको क्या करते हैं, वर्कपीस से अटैच कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्लोजली जो है वो अटैच कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, सेम वही रिपीटिशन कि एंगल गेज को रखेंगे और 0 रीडिंग जो है वो फाइंड करेंगे एंगल डेकर की। उसके बाद फिर आपका जो एंगल गेज होगा उसकी और एंगल डेकर की दोनों की रीडिंग की कंपेरिजन करके भी हम वी ब्लॉक के जो स्लोप होता है उसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्लोप मेंटेन है या नहीं है। नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ कोन एंगल। अब पहले क्या करते हैं, कोन एंगल को मेजर करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले जो नॉमिनल आपका एंगल होता है कोन का, उसको डेकर एंगल डेकर को पहले उसके लिए सेटअप करते हैं। मतलब कि पहले चाहे आप साइन बार का इस्तेमाल करिए, चाहे एंगल गेज का इस्तेमाल करिए, उसके इस्तेमाल करके जो है हम डेकर मतलब डेकर जो नॉमिनल एंगल होता है एंगल डेकर से उसको मेजर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो आपका कोन होता है उसको बेस को रेस्टिंग पोजीशन में रख के, मतलब कि बेस को नीचे रख के और कोन को प्लेस करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे कि देखिए, कोन का जो आपका कोन सरफेस होगा वो तो प्रॉपर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम, क्योंकि कर्व सरफेस प्रॉपर लाइट को नहीं रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां पे हम गेज या रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल, एक स्लिप गेज या रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर जो एंगल डेविएशन होगा उसको हम आई पीस के थ्रू मेजर कर लेते हैं कि जो आपका कोन सरफेस का एंगल डेविएशन है वो कितना आ रहा है। और इस तरीके से जो है, जो भी आपको पोजीशन में शिफ्ट मिलेगा फाइनल पोजीशन में आई पीस पे, उसको रीड आउट करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपका कोन एंगल है या टेपर गेज है वो कितने एंगल पे है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल एंगल डेकर का मेजरमेंट्स में, एंगुलर मेजरमेंट्स में किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होता है। कोई भी टॉपिक जो है अगर आपको लगता है कि सेकेंड यूनिट में कवर नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार जो है ग्रुप में अपने मैसेज कर दीजिए, या किसी भी टॉपिक में अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, नहीं समझ में आया है, तो ग्रुप में मैसेज करिएगा कि क्या दिक्कत है, या आप कॉल करके भी जो है
वो डिस्कस कर सकते हैं और आपको दोबारा से जो है वो चीज़ समझा दी जाएगी। चलिए तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो है आपका जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक आपका कैलिपर हो गया या आपका अदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में हमने जो है प्रीवियस यूनिट में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, जो कि आपके एक तरीके से मेट्रोलॉजिकल टर्म्स हैं, उनको भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन कर लिया है। कुछ टॉपिक्स आपके यूनिट फर्स्ट के जो रिमेन हैं, उसको हम टाइम निकाल के एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक आपके जो है अभी यूनिट फर्स्ट में और यूनिट सेकंड में कुछ रिमेन टॉपिक्स जो है वो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो उसको हम एक बार टाइम निकाल के और उन टॉपिक्स को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। फिर भी अभी हम जो है मूव करते हैं यूनिट थर्ड पे। तो जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, सरफेस फिनिश एक मशीनिंग टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी सरफेस जो है वो किस तरीके से कितनी जो है किस लेवल पे रफ है। देखिए जो फिनिश होता है वो एक तरीके से रफनेस का उल्टा है, मतलब कि अगर आप बात करें जितना कम रफ होगा सरफेस उतना अधिक हमारे पास फिनिश होगा। तो ये रिलेटिव टर्म है एक तरीके से, जो रफनेस से रिलेट करके हम इस टर्म्स को समझते हैं। तो अगर हम देखें इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले तो हम सरफेस टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या होती है रफनेस और उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि आपका वेवीनेस हो गया, आपका ली डायरेक्शंस हो गया, ठीक है, हाइट वेवीनेस हाइट हो गया, एवरेज रफनेस हो गया, पीक हो गया, वैली हो गया। ये सब चीज़ें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है या इसी लेक्चर में अभी देखते हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ना है। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस, मतलब कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे सरफेस रफनेस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद CLA RMS और RA वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके अलावा आपका 10 पॉइंट एवरेज वैल्यू या सेंट्रल लाइन एवरेज वैल्यू, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे डीप में। उसके बाद जो स्टाइलस होता है, मतलब कि जो हमें रीडिंग्स देता है, एक तरीके से आप कह लीजिए, तो हम देखेंगे कि जो स्टाइलस होता है, जो हमें क्या नाम है एक तरीके से सेंस करता है कि सरफेस किस तरीके से हमारी है, और जिस प्रकार से सरफेस होती है उसको हमें क्या नाम है एक सरफेस के अकॉर्डिंग वो मूव करता है, और जिस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है वो हमें एक एक डिस्प्ले पे पता चल पाता है कि हमारी सरफेस स्टाइलस किस तरीके से मूव कर रहा है, और उसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि वहाँ से हमारी सरफेस किस तरीके से है। तो मतलब कि किस तरीके से ये स्टाइलस ऑपरेट करता है उसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद टेमेल्सन सरफेस मीटर एंड टेलर सरफेस टेलीसफ, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन कि हमारा सरफेस फिनिश होता क्या है या सरफेस रफनेस क्या होती है। तो अगर बात करें सरफेस रफनेस की, तो जनरली ये क्या होता है कि जो आपके सरफेस पे पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि आप देखेंगे किसी भी सरफेस पे, तो आप देखेंगे क्लोजली अटैच्ड पॉइंट होते हैं, एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब कि आप जैसे जैसे मूव करेंगे, आप एक किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे सरफेस पे। तो वो पॉइंट्स जो है एक दूसरे से कितने डेविएट हैं, कितने चेंज है, कितने वैरी कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस एक दूसरे से कितनी डिफर कर रही है, ठीक है, उस सरफेस पे, वही जो है हम सरफेस
फिनिश में वही चीज़ें पता करते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने डिफर हैं या कितने सिमिलर हैं उनकी पोजीशंस। अगर बात करें अगर बात करते हैं सरफेस फिनिश या सरफेस रफनेस की, तो देखिए जैसे कि हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी परफेक्ट इक्विपमेंट है। कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें क्या नाम है कमियां होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी सरफेस जो आप मशीनिंग के थ्रू जनरेट कर रहे हैं उसमें चेंजेज आ सकते हैं, इरेगुलरिटी आ सकती है। तो वही इरेगुलरिटीज़ को हमें यहाँ पे सरफेस फिनिश में जो है वो स्टडी करना है। जैसे कि अगर कोई आपका एलिमेंट है, मशीन मशीन किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस मशीन सरफेस का हम उस मशीन सरफेस को हम रीड करते हैं, मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने पे हमें क्या होता है, जो उस सरफेस की फिनिश होती है, या जो एक तरीके से कह लीजिए जितनी ज़्यादा फिनिश होगी उतनी कम रफनेस होगी, जितनी अधिक रफनेस होगी उतनी कम फिनिश होगी। तो जो फिनिशिंग होगी या जो उस पर रफनेस होगा उसके बेस पे हम सरफेसेस को जनरली क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी स्मूथ या जिसको आप बोलेंगे रेगुलर सरफेस। स्मूथ सरफेस दैट मीन्स हाइयर सरफेस फिनिश। दूसरा होता है रफ और इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर मतलब वो जो पॉइंट्स होंगे, जो आपके एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाएंगे, जो एडजेसेंट पॉइंट होंगे एक दूसरे के पास पास, उनकी पोजीशन जो होगी वो वेरी कर रही होगी, हाईली वेरी कर रही होगी। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रफ सरफेस हो जाएगा। अगर आपकी जो सरफेस है जिस पे आपको मशीनिंग करनी है, अगर वो हाईली फिनिश्ड है, नॉट इवन हाईली फिनिश्ड, इफ इट इज ओनली फिनिश्ड, उस केस में क्या होगा कि जो आपकी मशीनिंग आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो वर्क कैपेसिटी या इफिशियंसी है या उनकी लाइफ है वो बढ़ जाएगी, अगर सरफेस आपके फिनिश है। अगर नहीं फिनिश है तो जनरली आप देखते भी होंगे कि आपके इक्विपमेंट जो आपके टूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना। तो मतलब कि टूल लाइफ जो है एक तरीके से वो भी आपके सरफेस फिनिश पे, जो आपकी मशीन सरफेस है उस पर डिपेंड करती है। अगर आपकी मान लीजिए सरफेस फिनिश ना होके थोड़ी सी रफ है, तो इससे क्या होगा, जो आपके टूल्स हैं उनकी जो क्या नाम है लाइफ है, वर्किंग लाइफ, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम बात करें तो आजकल वैसे भी आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट क्वालिटी पे अधिकतर जो आपके इंडस्ट्रीज या कंपनियां हैं या कस्टमर है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। फिर इस कंडीशन में जो है हमारी क्या नाम है फिनिश को, सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर बात करते हैं कि सरफेस की जो हमारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं या रफनेस होती है, उसके बेसिक क्या रीजन्स होते हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो देखिए जैसे कि आपका कटिंग टूल्स है, कोई भी आप मान लीजिए कोई आपका वर्क पीस है जिसको आप कट कर रहे हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि कटिंग टूल्स के मार्क्स पड़ जाते हैं। जैसे आप लेथ, कभी आपने लेथ इस्तेमाल किया होगा, तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मान लीजिए कि आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से आप क्या कर रहे हैं कि मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। तो आप अगर मटेरियल जिस एंड पे आप रिमूव कर रहे हैं, जब वो आप वर्कपीस निकाल के और सरफेस को टच करेंगे तो आपको थोड़ी सी उसमें लाइनिंग नजर आएगी सर्कुलर पोजीशन में, है ना। वो लाइनिंग क्या है, वो एक तरीके से रफनेस है। मतलब कि जिस तरीके से आप अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फीड दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, फीड ही तो देते हैं ना। 0.1 mm का 1 mm का फीड दिया, फिर अगली बार 1 mm का फीड दिया, तो जिस तरीके से आप फीड दे रहे हैं उस तरीके से जो है उसका जो मार्क है, फीड मार्क, वो आपको सरफेस पे देखने को मिल जाता है। तो ये एक तरीके से ये भी
सरफेस रफनेस का कॉज बन जाता है। उसके अलावा ड्यू टू वाइब्रेशन, आप देख रहे होंगे वाइब्रेशन की वजह से मशीन काफ़ी जो है आवाज़ करती है। आवाज़ क्या करती है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो टूल्स होते हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग आपके टूल्स हैं, वो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं काफ़ी, चैटर जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है आपका सरफेस पे इरेगुलरिटीज, मतलब कि अगर पोजीशन नहीं फिक्स है टूल की, ड्यू टू वाइब्रेशन थोड़ी सी भी माइन्यूट पोजीशन चेंज हुई, तो सरफेस पे रेगुलरिटीज आना तय है। बात करें, अगर आप कोटिंग कटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो वर्कपीस होगा, उसके रप्चर की वजह से भी क्या होता है कि हमें सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हैं, जो कि एक तरीके से बैड फिनिश के प्राइम जो है कॉज बन जाती हैं। वाइब्रेशन, सरफेस वाइब्रेशन वर्कपीस के टूटने की वजह से, कटिंग फोर्सेज, जैसे कि क्या होता है, अगर आप कटिंग मतलब कि जो कटिंग फोर्सेज हैं वो क्या करती हैं कि वर्कपीस को कभी कभी क्या होता है डिफॉर्म कर देती है। तो उससे क्या होता है, सरफेस वेरिएशन आ जाता है। सरफेस वेरिएशन मतलब कि जो सरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रिक्वायर्ड शेप पे ना रह के थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो भी एक तरीके से हमें सरफेस इरेगुलरिटीज में काउंट करते हैं। मशीन टूल्स की बात करें, तो मशीन टूल्स में जैसे कि आपका मान लीजिए हमारा जो गाइड वे है वो स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टूल्स हैं उसमें क्या होगा, मशीन टूल्स में इरेगुलरिटी आ जाएगी, और उसकी वजह से भी जो हमारा सरफेस है मशीन का वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। उसके अलावा क्या प्राइम रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो सरफेस रफनेस है वो बढ़ जाती है मशीनिंग में। तो अगर बात करते हैं लुब्रिकेशन, अगर आप प्रॉपर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या रिक्वायर्ड क्वालिटी का लुब्रिकेशन आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो है सरफेस पे आपके रफनेस होना तय है। नेक्स्ट बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ वियर, मतलब कि अगर आपकी सरफेस जो है अच्छी क्वालिटी की सरफेस नहीं है, या आपने मशीनिंग प्रोसेस गलत चूज की है उस सरफेस के लिए, मतलब कि जो आपकी सरफेस है वो रिक्वायर्ड जो रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उससे भी क्या होगा, आपका जो सरफेस की क्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है आपका लोड बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो आपका सरफेस है, अगर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो रिक्वायर्ड लोड को वो बियर कर सके, जो भी आपके टूल्स हैं या मशीन मशीन है या परफॉर्मिंग एलिमेंट है, अगर उसके लोड को वो बेयर नहीं कर पाएगी, तो वहाँ भी जो है आपका रफनेस आने की चांसेस बहुत हद तक रहते हैं। इसके अलावा बात करें वाइब्रेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नॉइज़, अगर नॉइज़ एक भी प्राइमरी कॉज है, नॉइज़ अगर है तो उससे क्या होता है कि जो परफॉर्म करने वाला आदमी होता है वो भी एक तरीके से नॉइज़ क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से भी एरर के चांसेस रहते हैं। टूल लाइफ, टूल लाइफ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जिस तरीके से आपकी सरफेस होगी उस हिसाब से जो है टूल लाइफ वैरी करेगी। उसके अलावा कुछ ह्यूमन कंडीशन, या आप कह लीजिए तो जैसे कि नेचुरल कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड वेदर, ये भी डिपेंड करता है कि आपका सरफेस का फिनिश किस तरीके से होगा। देखिए, अगर हम सरफेस फिनिश की बात करें, तो जो हमारी मशीन सरफेस होती है, अगर वो स्मूथ नहीं होगी या उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, जैसे कि वो हाई लोड को बेयर कर सके, तो इस प्रकार से क्या होगा
कि अगर ये सब प्रॉपर्टीज उनके अंदर नहीं होंगी तो हमारा जो वियर है सरफेस का वो बहुत जल्दी होगा और जो प्रिडिक्टेड लाइफ है वो हमें गेन नहीं हो पाएगी। उसके अलावा देखिए जो आपका मेटल होता है उसकी ब्रिटलनेस या फटीग जिसको आप बोलते हैं, उसके कारण भी जो आपके मशीनिंग एलिमेंट हैं या टूल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। अगर बात करें जो आपका ब्रिटल एलिमेंट है उसके फटने से कह लीजिए या टूटने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा सरफेस जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे सबसे अधिक होता है, जहाँ पे हमारी एज जो है वो शार्प होती है, शार्प किनारों पे। तो अगर वहाँ ऐसे कि हमारे जो हमारा सरफेस है उसमें शार्प एजेस है, ठीक है, या रफनेस इस प्रकार से है कि जो रफ सरफेस है वहाँ जो इरेगुलरिटीज हैं वो इस प्रकार से है कि जो एज है वो शार्प है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जहाँ पे शार्पनेस अधिक होगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो सरफेस है उसके वहाँ से टूटने या ब्रेक होने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारी वर्किंग सरफेस है अगर वो रफ होती है तो उसके सापेक्ष यानी कि रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति उस सरफेस के अगेंस्ट जो है रिलेटिव मोशन भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उससे क्या होता है कि जो रफनेस है वो भी बढ़ जाती है। तो जो मशीनिंग एलिमेंट होते हैं उनकी अगर हमें जो टाइम है या वर्किंग टाइम है या कह लीजिए लाइफ है उसको अगर बढ़ाना है तो उनको चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो उनका जो स्मूथ होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वर्किंग सरफेस है तो ऑलरेडी वो स्मूथ रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर नॉन वर्किंग है तो उसका स्मूथ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी हम मशीनिंग ऑपरेशंस को विद हाई टू लाइफ परफॉर्म कर पाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारा प्रॉपर उस सरफेस पे एक लुब्रिकेशन जो है वो अच्छे से या प्रॉपर तरीके से होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि हमें समय समय पर रिक्वायर्ड टाइम में लुब्रिकेशन करना चाहिए जिससे कि जो सरफेस है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे कि अगर बात करें हम कोई भी, मान लीजिए आपके पास एक मशीनिंग ऑब्जेक्ट है, अब क्या करेंगे, अगर आप उसको फिनिश कर रहे हैं या कोई भी मशीनिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपकी वो सरफेस रफ है तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी टूल लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा मान लीजिए आप मशीनिंग परफॉर्म भी कर लेंगे, टूल लाइफ पे प्रभाव मतलब कि आपकी टूल की ड्यू टू रफनेस एंड बैड क्वालिटी ऑफ द सरफेस आपकी टूल लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी टूल लाइफ कम हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, हीट जनरेशन होगा, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगी और रिलेटिव सरफेस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। तो उसके लिए आपको हाई लेवल का जो है वो आपको कूलिंग चाहिए होगा या आप कह लीजिए कि लुब्रिकेशन चाहिए होगा। अगर आप प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं दे पा रहे हैं और हाईली हीट जनरेट हुआ तो वो डेफिनेटली या तो आपका टूल टूट जाएगा या तो आपकी सरफेस जो है वो खराब हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो सरफेस फिनिश होता है वो मशीनिंग प्रक्रिया में, मशीनिंग प्रोसेस में हाईली डिजायरेबल होता है। मतलब रिक्वायर्ड सरफेस क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है जिससे कि हम आसानी से जो है प्रोसेस को, मशीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएँ और हमारा समय भी कम लगे और जो आपका क्या नाम है खर्च आए वो भी हमारा ऑप्टिमम रहे। जैसे कि अगर हम प्रॉपर जो है हमारी क्या नाम है मशीन जो सरफेस है वो वेल, एक तरीके से आप कह लीजिए वेल फिनिश्ड है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो तो बचेगा ही बचेगा, हमारा खर्च भी कम लगेगा, साथ ही साथ हमारी टूल लाइफ भी इम्प्रूव होगी और जो आपकी मशीनिंग प्रोसेस है वो भी इफ़िशियंट होगी और जो आपकी क्वालिटी है इसकी
आपके सरफेस की वो भी मेंटेन रहेगी। अगर बात करें जो हमारी रफ सरफेस होती है या आप कह लीजिए खुरदरी सतहें होती हैं, उन पे गड्ढे होते हैं, मतलब कि ऐसे आपको नहीं ओपन आइज से नहीं दिखेंगे, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो उन गड्ढों पे क्या होता है, छोटे छोटे उभार होते हैं, कहीं पे गड्ढे होंगे कहीं पे उभार होंगे, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली ऐसे ही आपको कोई सरफेस अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो आपको हाथ से टच करने पे नहीं पता चलेगा कि ये रफ है, लेकिन अगर आप उसको जब हाईली देखेंगे जूम करके या क्या नाम है आपका माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो आपको ये पता चलेगा कि वो उसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभार हैं। तो जो गड्ढे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जनरली उसको हम वैली बोलते हैं, और जो वो उभार रहते हैं ऊपर की तरफ उठे हुए सरफेस होते हैं उनको हम क्रेस्ट बोलते हैं। और जो कंप्लीट सरफेस होती है, मतलब कि आपकी वैली और क्रेस्ट को मिला के, उसको हम इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस कहते हैं। अब देखिए जो ये सरफेस होती हैं इनके जो घिसाव की दर, यानी कि जो आपका कह लीजिए एक तरीके से समय के साथ जो उनका घिसाव होता है, वो उस सरफेस के क्षेत्रफल के साथ साथ जो एरिया होता है सरफेस का, उसके साथ साथ पर यूनिट एरिया पे जो आपका लोड पड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आपका पर यूनिट एरिया जो सरफेस है, सरफेस का पर यूनिट एरिया पे सॉरी अगर अधिक लोड लग रहा है तो सरफेस आपकी जल्दी जो है वो घिस जाएगी। तो अगर बात करें हम सरफेस की, तो हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिफरेंट सरफेसेस को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। अब अलग अलग रिक्वायरमेंट जो होती है सरफेसेस की, वो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होती है। कहीं पे आपको हाईली फिनिश सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे आपको हल्की फिनिश की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे आपको रफ सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए अगर हम बात करें इंजीनियरिंग फील्ड में, तो सरफेस को पहचानना या उनकी बनावट और उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको पहचानना और जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे कि सरफेस टेक्सचर या इरेगुलरिटीज़ सरफेस की क्या होती है। तो देखिए इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया इरेगुलरिटीज़ के बारे में, इरेगुलरिटीज़ जो होती है वो सरफेस की रफनेस के थ्रू ही डिफाइंड होती है। मतलब कि अगर हाईली रफ सरफेस है दैट मीन्स कि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। तो या तो हम डिफरेंट जैसे आप देखते होंगे लैटिंग प्रोसेस है या हॉर्निंग प्रोसेस है, इसके थ्रू हमें हाईली फिनिश सरफेस मिलती है। तो ऐसे डिफरेंट प्रोसेस को हम परफॉर्म करके उन सरफेस को रफ उनकी रफनेस को रिमूव करके उनको हाईली फिनिश बना सकते हैं। अगर इससे ये हो गया कि अगर आपको फिनिश सरफेस चाहिए, अगर आपको उस सरफेस पे परफॉर्म करना है या उस सरफेस का इस्तेमाल करना है अन्य क्या नाम है आपका फिनिशिंग प्रोसेस के लिए या वर्किंग प्रोसेस के लिए, तो अगर आपको रिलेटिव मूवमेंट उन सरफेसेस से चाहिए मशीन का या अदर सरफेस का, तो फिर आपकी सरफेस जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो लुब्रिकेंट क्या करते हैं कि दो सरफेस के बीच में जो स्मूथनेस है को बनाए रखते हैं और किसी तरीके से डिटोरिएट जो है किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट लगने वाली सरफेस को डिटोरिएट नहीं होने देते हैं। इनका बेसिकली कार्य ये होता है। तो इस तरीके से जो है हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट मेजर्स लेते हैं और जो सरफेसेस हैं उनको हम रीड आउट करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो सरफेस टेक्सचर एंड इरेगुलरिटीज़ है। उसके बारे में उसके अलावा जो पैरामीटर ऑफ सरफेस रफनेस है, ये दो टॉपिक हमारी नेक्स्ट होगी। तो इन टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।